So my dear friends, in this way, our discussion connected to flow over submerged body is now over. एक बहुत अच्छा टॉपिक था जो हम लोगों ने डिस्कस किया. अब इसके बाद हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक पर ट्रांसफर ले रहे हैं. एंड द नेम ऑफ दैट नेक्स्ट टॉपिक इज टर्बुलेंट फ्लो इन पाइप्स. सो बच्चा हेडिंग डालिए टर्बुलेंट फ्लो इन पाइप्स. देखिए क्या टर्बुलेंट फ्लो इन पाइप. अब अगर आप यहां पर देखोगे ना तो ये टॉपिक बहुत अलग है. आप पूरा सब्जेक्ट लेमिनार पे पढ़ के आ रहे हो और लास्ट आप टर्बुलेंट पे ट्रांसफर हो रहे हो. अगर आप नेचर में देखोगे ना तो बहुत सारे केसेस आपको दिखेंगे दैट इज कनेक्टेड टू व्हाट टर्बुलेंट फ्लोस. zigzag मोशन इज देयर, रैंडम मोशन इज देयर. तो नेचर में तो आपको मैक्सिमम एग्जांपल्स जो दिखने वाले हैं दैट इज कनेक्टेड टू टर्बुलेंट फ्लोस, जबकि आप पूरा सब्जेक्ट लेमिनार में पढ़ के आ रहे हो. एक्चुअली ये ग्रेजुएट लेवल की आपकी स्टडी चल रही है. बीटेक लेवल पे आपने लेमिनार की क्लियरिटी बनाई है और लास्ट में जाके आप एक इंट्रोडक्शन देख रहे हैं रिलेटेड टू टर्बुलेंट फ्लो, ताकि जब कभी आप इसके आगे नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे तो पहले बेस तो क्लियर हो जाए. यार प्रॉब्लम एकदम से टफेस्ट प्रॉब्लम पे आप ट्रांसफर नहीं होते हो, ग्रेजुअली ग्रो करते हो आप धीरे 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 धीरे. तो पहले आप लेमिनार को स्टडी कर रहे थे, अब इसके बाद आप टर्बुलेंट की स्टडी पे आ रहे हो. और यहां पर आपके सिलेबस में जो है बहुत स्मॉल कंटेंट जो कि आपको पढ़ना है, लेकिन वो भी बड़ा डिफरेंट हो जाता है क्योंकि बच्चा ये फील कर ले कि टर्बुलेंट में हो क्या रहा है. दैट इज अ टफेस्ट टास्क. और टर्बुलेंट में ऐसा क्या हो रहा है कि वो उसको डिफर बना रहा है रिलेटेड व्हाट लेमिनार फ्लोस. तो दैट इज अ पार्ट ऑफ डिस्कशन, डिस्कस होने वाला है. और इस टर्बुलेंट फ्लोस में जब आप देखोगे ना तो बहुत सारी चीजें आपको एक्सपेरिमेंटल दिखने वाली हैं, जैसे कि आपने बाउंड्री लेयर्स में भी देखा था. सो मेनी टाइम्स हम लोग डायरेक्ट रिजल्ट्स देखेंगे कि किसी रिसर्चर ने रिजल्ट दिए हैं या किसी रिसर्चर ने कुछ कहा है तो मानेंगे हम और उसको लेके आगे चलेंगे. बच्चे कहते हैं कि सर यहां से क्या एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनते हैं. अरे बहुत दूर की बात क्यों करूं, रिसेंट में देख लो आप. इन द गेट एग्जामिनेशन दे हैव ऑलरेडी फॉर्म द क्वेश्चन रिसेंटली विद इन 3 years. और इतना अच्छा क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू मी, अगर मैं कहूं कि जब तक बच्चे ने पूरा टर्बुलेंट नहीं पढ़ा मेरे से, वो क्वेश्चन को अंडरस्टैंड नहीं कर पाए. सॉल्यूशन भले वो एक बार देख के समझ जाए, वो क्वेश्चन को डेप्थ में अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा कि उसने क्वेश्चन में डेटा क्या दिया. तो इसके लिए ये डिस्कशंस आपके लिए बड़े वैल्यूएबल हैं. और जब ऐसे टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं तो वो आपके रैंक को हमेशा उठा ले जाते हैं. क्यों? क्योंकि हर कोई ऐसे टॉपिक्स को टच करेगा ही नहीं. क्लियरिटी बनाना ऐसे टॉपिक के लिए उसके लिए मुश्किल हो जाएगा. तो यहां पर आप गेन करोगे. अब जैसे कि मेरा आपने डिस्कशन देखा था, बाउंड्री लेयर्स में भी ऐसे डिस्कशंस रहे हैं, जैसे कि आपने वैसे तो हर टॉपिक्स में ऐसे डिस्कशन चल रहे हैं. अगर आप क्वेश्चन लगा रहे होगे तो आपको पता लग गया होगा अब तक कि किस लेवल पे सब्जेक्ट चल रहा है. मेरी कोशिश रहती है कि आप वो फिजिकल चीजें समझो और वही फिजिकल चीजें जो मैं डिस्कस करता हूं अपने जनरल डिस्कशंस में, आपको ये समझ में आने लग गया होगा कि सर बहुत क्वेश्चंस रीजनिंग में दे आर गोइंग टू फ्रेम. दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू टेक द डिस्कशंस लाइक दिस वन. आपने मेरे से एक टॉपिक पढ़ा पोटेंशियल फ्लो. समटाइम्स स्टूडेंट्स आर गोइंग टू आस्क कि सर काइनेमेटिक्स इज अ पार्ट और नॉट. बेटा पोटेंशियल फ्लो तो आप तभी पढ़ पाओगे ना जब काइनेमेटिक्स आप पढ़ोगे, और कॉन्टिन्यूटी ये सब काइनेमेटिक्स का पार्ट है तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा. दीज ऑल थिंग्स काइनेमेटिक्स नहीं पढ़ोगे तो डायनेमिक्स कैसे चलेगा. एक्सेलरेशन वहां से आपको क्लियर बनेगा तभी तो डायनेमिक्स में आप आओगे. सो वॉट एवर आई हैव डिस्कस्ड विद यू, ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू स्टडी. इसमें कुछ छोड़ना नहीं है. तो बातें तो बहुत हो गई माय डियर, अब जरा आ जाए टर्बुलेंट फ्लो पे. चलिए अब पहले समझाता हूं टर्बुलेंट फ्लो में डिफर क्या चल रहा है. लाइक दिस एंड दिस. मैं एक एक चीज को दो तीन बार रिपीट करूंगा ताकि आप पहली बार में सुनो
पहली बार में सुनो और दूसरी बार में आपके दिमाग में फिक्स हो जाए। और ये टॉपिक्स ऐसे ही है माय डियर कि एक स्टेप पे जो चीज आ रही है पहले उसको दिमाग में डाल लो, रिलैक्स रहो, साथ साथ टॉपिक तैयार करवा के चला जाऊंगा, बिल्कुल साथ साथ तैयार हो जाएगा अगर आप मेरे अकॉर्डिंग चल रहे हैं। सो इट इज समथिंग लाइक दिस एंड दिस। अब भैया ये फ्लो आ रहा है, ये जा रहा है। अब अगर आपसे कोई ये कह दे कि इस पॉइंट पे मुझे वेलोसिटी चाहिए, एट द डिस्टेंस व्हाट यू कैन से y, एट द डिस्टेंस y फ्रॉम द वॉल मुझे वेलोसिटी की बात करनी है इस पॉइंट पे। अच्छा, अगर आप डिस्चार्ज यहां से चेंज नहीं कर रहे हो तो ये तो आपको भी क्लियर है कि इस पॉइंट पे वेलोसिटी जो आएगी वो फिक्स होगी। अगर मैं लेमिनार केस की बात करूं, आपने डिस्चार्ज चेंज ही नहीं किया तो यहां पर वेलोसिटी क्या होगी, फिक्स। टर्बुलेंट में अगर आप देखेंगे तो यहां पर वेलोसिटी क्या होगी, दैट इज अ पार्ट ऑफ डिस्कशन। तो चलिए आपको दिखाता हूं और ग्राफ से दिखाता हूं। तो मैं बात क्या करने जा रहा हूं पहले ही क्लियर कर दी मैंने, मैं यहां की वेलोसिटी की बात करने जा रहा हूं। तो ये लोकल पे बात हो रही है और मैं इसका वेरिएशन दिखा रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देखिए साहब, मैं इसका वेरिएशन दिखा रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, टाइम इस टी ले लिया और ये हमने ले लिया यू। बच्चा अगर आप एक्सपेरिमेंटल देखोगे ना यहां की वेलोसिटी है तो एक्सपेरिमेंटली कुछ ऐसा दिखता है। सो इट इज समथिंग लाइक दिस। मतलब एक ही जगह पे अगर आप वेलोसिटी देख रहे हो तो टाइम के रिस्पेक्ट में कभी ये है, 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 कभी ये है। तो भैया टाइम के रिस्पेक्ट में तो आपको एक ही जगह पे वेलोसिटी में वेरिएशन दिख रहा है और ये तो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्वेशन है, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। तो लोग बड़े हैरान और लोग बड़े परेशान, तो लोग बड़े हैरान और लोग बड़े परेशान कि भैया अगर ऐसे फ्लो की स्टडी करें तो करे कैसे, कि अगर ऐसे फ्लो की स्टडी करें तो करे कैसे। तो मिले बड़े बड़े रिसर्चर्स से, पूछा उनसे कि क्या करें, तो उन्होंने कहा कि बड़े लोग हैं, कह दिया कि ऐसा करिए, चीजों को दो पार्ट में डिवाइड करके स्टडी करिए, एक को बनाइए मीन वैल्यू और दूसरे को बनाइए फ्लक्चुएटिंग वैल्यू। अब ये लोग समझ नहीं पा रहे वो क्या कहना चाह रहे हैं, बड़े लोग हैं उन्होंने कह दिया, तो ये लोग समझ नहीं पा रहे कि उन्होंने कहा क्या। तो बड़े लोग कुछ ऐसा कहते हैं कि इस यू है, इसको ब्रेक करके सोचिए, एक तो मीन वैल्यू हो गया और दूसरा क्या हो गया, फ्लक्चुएटिंग टर्म। और फिर ये मीन वैल्यू निकालने का तरीका बताया है, ये मीन टाइम के रिस्पेक्ट में मीन है। पहले ये ध्यान दीजिएगा मैं क्या लिखने जा रहा हूं, यू बार इज टेम्परल मीन velocity at a point distance y from wall। मैं फिर से रिपीट कर दूंगा, पहले आप ध्यान से एक बार देख लो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये कहते हैं कि मीन हमें कैसे निकालना है। मीन यहां पर जैसे आपके पास नंबर ऑफ रीडिंग्स आ रही होंगी, भाई इस टाइम पे ये वैल्यू वेलोसिटी की, इस टाइम पे ये वैल्यू वेलोसिटी की, इस टाइम पे ये वैल्यू वेलोसिटी की, इस टाइम पे ये वैल्यू वेलोसिटी की। तो आपके पास डिफरेंट टाइम्स पे वेलोसिटी की वैल्यू है
तो आप टाइम के रिस्पेक्ट में उसका मीन नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। लीजिए साहब, तो मैथमेटिकली अगर मैं लिखूंगा तो दिस इज व्हाट u dt, दिस इज 0 to t अपॉन t, दिस इज u बार। जहां पर के t क्या है? टाइम टेकन है। t यहां पर क्या है? दिस t इज द टाइम टेकन, टाइम टेकन। और बहुत जबरदस्त वर्ड लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। इन्होंने कहा कि जब ये टाइम टेकन आप ले रहे हैं मीन निकालने के लिए, टी इज द टाइम टेकन, ये टाइम टेकन जब आप ले रहे हैं तो ये सफिशिएंटली लार्ज रखिए, सफिशिएंटली लार्ज। अब ये ना मैथ्स की बात हो गई, वैसे तो मीन निकालना वहीं से बात हो रही है। ये सफिशिएंटली लार्ज क्यों कह रहे हैं? ये सफिशिएंटली लार्ज इसलिए कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा क्या बोलने जा रहा हूं, कि जब आप मीन निकाल रहे हो और टाइम को आपने सफिशिएंटली लार्ज रखा तो आपके पास जो सैंपल डेटा बनेगा वो काफी अच्छा बनेगा। मतलब नंबर ऑफ रीडिंग्स आपके पास बहुत अच्छी होंगी, और जब उन नंबर ऑफ रीडिंग के बेसिस पे आप मीन निकालते हो, जब उन नंबर ऑफ सैंपल डेटा आपके पास अच्छा है और उसके बेसिस पे आप मीन निकाल रहे हो, तो मीन की वैल्यू ये आती है। मैं रेड कलर से मीन की शो कर दी मैंने वैल्यू, यू बार। और जो फ्लक्चुएशन है, फ्लक्चुएटिंग कंपोनेंट, दिस इज आई एम गोइंग टू शो यू डैश। तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इस तरीके से अगर आप टाइम टेकन सफिशिएंटली लार्ज रखोगे और मीन निकालोगे तो जो मीन की वैल्यू यहां पर आपको दिख रही है इस टाइम पे, वही इस टाइम पे यहां पर, वही इस टाइम पे यहां पर, वही इस टाइम पे यहां पर। मतलब मीन की वैल्यू जो है वो फिर टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही है, इंडिपेंडेंट हो गई। दैट मीन्स स्टडी, और स्टडी दैट मीन्स यू कैन से लेमिनार, स्टडी जैसे कि लेमिनार। तो ये टर्म तो कुछ वैसा हो गया जैसा कि लेमिनार में, और उसके साथ साथ एक हलचल है, फ्लक्चुएटिंग कंपोनेंट है। तो बड़े लोग कुछ ऐसा कहते हैं या उनका कुछ ऐसा कहने का एफर्ट है कि ये टर्म जैसे कि लेमिनार में, तो क्यों ना टर्बुलेंट को कुछ ऐसा सोचो कि जैसे कि लेमिनार। और लेमिनार की आप स्टडी ऑलरेडी करके बैठे हो, और लेमिनार के रिजल्ट्स में इनके रिजल्ट्स आप ऐड कर दो, फ्लक्चुएशंस के रिजल्ट्स आप क्या कर दो? ऐड कर दो। In this way, we are going to study the what? Turbulent flows. In this way, we are going to study the what? Turbulent flows. तो जितना मैंने बोला है एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं क्लब करते हुए, ध्यान दीजिएगा। माय डियर, टर्बुलेंट फ्लोस के साथ प्रॉब्लम क्या आई कि जब आप एक पॉइंट पे वेलोसिटी की बात कर रहे हो, तो यहां पर वेलोसिटी में जब देखा गया तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेरिएशन दिखा। हाँ, वो बात अलग है कि वो मैग्नीट्यूड वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं होती है, मतलब ये फ्लक्चुएशंस की, बट इनकी फ्रीक्वेंसी बड़ी हाई होती है और तेजी से। ये फ्लक्चुएशंस क्या है? ये है यू, यू डैश, ये दिस इज डब्ल्यू डैश, दिस इज वी डैश इन दिस डायरेक्शन, यू डैश, वी डैश, डब्ल्यू डैश। तो ये देखा गया कि एक ही पॉइंट पे वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कर रही है? चेंज कर रही है। तो लोग सोच नहीं पा रहे थे कि कैसे स्टडी की जाए, तो बड़े बड़े रिसर्चर्स ने गाइडलाइंस दी कि आप इसको ना दो पार्ट्स में तोड़ के सोचो, और एक को बना लो मीन वैल्यू और दूसरा क्या हो गया? फ्लक्चुएटिंग कंपोनेंट। और फ्लक्चुएटिंग कंपोनेंट अगर आप देख रहे हो तो इस टाइम पे ये है, इस टाइम पे ये है, इस टाइम पे ये है, इस टाइम पे ये है। और उन्होंने कहा जब आप मीन वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हो ना, तो ये टाइम के रिस्पेक्ट का मीन है, और टाइम के रिस्पेक्ट का मीन है तो आपके पास एक यहां पर नंबर ऑफ रीडिंग्स होंगी, उनके बेसिस पे आप मीन निकालो। बट जो सैंपल लेना वो अच्छा लेना, दैट मीन्स टाइम अच्छा रखना, सफिशिएंटली लार्ज, सो दैट जब उसके बेसिस पे मीन आएगा तो मीन जो है दैट विल बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। तो अगर आप मीन देख रहे हो तो ये मैंने शो कर दिया रेड कलर से,
सो इसका मतलब ये है कि इस टाइम पे मीन, इस टाइम पे मीन, इस टाइम पे मीन, इस टाइम पे मीन, इस टाइम पे मीन क्या है? सेम. इट मीन्स दैट ये टर्म तो लाइक स्टेडी बन गया. और स्टेडी जैसे कि लैमिनार. तो ये कहते हैं टर्बुलेंट को क्यों ना तुम ऐसे सोचो कि जैसे कि एक लैमिनार, और एक लैमिनार में इन फ्लक्चुएटिंग टर्म्स की स्टडी को क्या कर दो? ऐड. लैमिनार के ऑलरेडी रिजल्ट्स हमारे पास हैं और इनके रिजल्ट्स को ऐड कर दो. एंड इन दिस वे वी आर गोइंग टू स्टडी द व्हाट? टर्बुलेंट फ्लोस. आई थिंक सो पॉइंट इज क्लियर. अब अच्छा कुछ चीजें और लिख दे रहा हूं, फिर आप नोट करेंगे. अब जैसे कि अगर मैं यहां पर बोलूं कि V, तो दिस इज द व्हाट? V बार प्लस V डैश. W इज इक्वल टू व्हाट? W बार प्लस W डैश. मतलब ऐसे आपको ब्रेक करके सोचना है, जहां पर कि U डैश, V डैश, W डैश क्या है? वेलोसिटी के फ्लक्चुएटिंग कंपोनेंट्स हैं. सो दिस इज U डैश कॉमा V डैश कॉमा W डैश फ्लक्चुएटिंग components of velocity in x, y, z directions. My dear, this is your time. I am here. Please note down this one. Do it fast. हाँ जी माय डियर, डन. अब बच्चों को एक जगह डाउट हो जाता है, वो डाउट यहां पर शट डाउन कर रहा हूं पहले ही. ठीक है, आपने ऐसे लिख लिया और ये भी आपको समझ में आ गया कि सर ये टेम्परल मीन वेलोसिटी एट अ पॉइंट डिस्टेंस y फ्रॉम द वॉल है. यहां पर दो टाइप के आप मीन पढ़ते हो. एक तो आप पढ़ रहे हो ये टाइम के रिस्पेक्ट में मीन है, जो कि आप एक जगह पे देख रहे हो. एक मीन हम पहले से पढ़ के आ रहे होते हैं, वो फ्लो के बेसिस पे मीन निकालते हैं. मतलब अगर आपसे ये कोई बोल दे कि यहाँ पर मीन वेलोसिटी कितनी होगी, तो आप उसको भी तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हो, यू बार इज इक्वल टू व्हाट? क्यू अपॉन एरिया. याद आ रहा है कुछ? मीन वेलोसिटी ऑफ फ्लो. तो वो फ्लो के बेसिस पे मीन है, सेक्शन पे मीन वेलोसिटी है. और ये टेम्परल मीन है. इसीलिए एक हिंट दे रहा हूं कि ये बाद में आगे जाके कंफ्यूजन ना हो. तो आगे चलते चलते एक टाइम के बाद हम क्या करेंगे कि टेम्परल मीन लिखेंगे, तो टेम्परल मीन लिखना तो हमें है, बट हम फिर उसको ऐसे लिखने लग जाएंगे, क्योंकि हमें बाद में मीन वेलोसिटी ऑफ फ्लो पे भी बात करनी होगी ना, वो हमें ऐसे लिखनी है. तो एक टाइम के बाद हम बार हटाने लग जाएंगे. जहां पर मैं ऐसा करूंगा आपको अवेयरनेस कर दूंगा कि देखो बेटा हम ये कर रहे हैं, ताकि फिर बाद में कंफ्यूजन ना हो. तो समझ लेना, वहां पर बता दूंगा, आपको लिखना हो तो लिख लीजिएगा. अभी नहीं हटा रहा हूं, अभी तो ये बस एक आइडिया दिया आपके दिमाग में कि ऐसा है. तो आप इसको नोट नहीं करेंगे, वहां पर मैं लिखाऊंगा प्रॉपरली, तो आप समझ जाइएगा. अभी तो मुझे ये लिखना है ना, तो मैं कैसे हटा दूंगा? यहाँ क्लियरिटी बना दो, आगे फिर हटाऊंगा. चलते. अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन पूछा इन्होंने, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा है, लेकिन बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा. इन द गेट एग्जामिनेशन दे हैव ऑलरेडी आस्क्ड द क्वेश्चन. ये जो टाइम एवरेज ऑफ फ्लक्चुएटिंग टर्म है ना, ये 0 होता है, इसको ध्यान रख लीजिए. अब ये अगर आप लेके चल रहे हो, तो ये फ्लक्चुएशन है, इसका टाइम एवरेज आप कर रहे हो 0 होगा. V डैश टाइम एवरेज कर रहे हो 0 होगा. W डैश टाइम एवरेज कर रहे हो 0 होगा. अगर आपको देखना है कि कैसे 0 मैंने लिखा है, मैं करके दिखा रहा हूं. अब बच्चा ये क्या है? दिस इज U डैश बार टाइम एवरेज ले रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा? U डैश dt 0 to t अपॉन t.
भैया इस यू डैश को क्या लिख सकते हो, यू माइनस यू बार, तो आप इसको ये लिख सकते हो यू माइनस यू बार डी टी 0 to t अपॉन टी, ये लिख सकते हो ना यार। नेक्स्ट फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, u इंटू वॉट डी टी, दिस इज 0 to t अपॉन टी, माइनस दिस इज u बार इंटू वॉट डी टी 0 to t अपॉन टी, ओपन कर दिया। अभी आपको क्लियर करके लेके आया हूं कि ये अब तो वैसे ही आप टेम्परल मीन निकाल रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा u बार, और ये तो ऑलरेडी मीन वैल्यू निकल चुकी है, तो भैया ये तो वैसे ही कांस्टेंट है, तो माइनस यू बार, तो भैया ये क्या हो जाएगा, इसका टेम्परल मीन इज इक्वल टू 0। In the GATE examination, my dear, they have asked this thing in 1 mark. कि time average of fluctuating terms of velocity is equals to, डायरेक्टली ध्यान रखिए 0 होता है, मैंने तो आपको यहां से दिखा दिया। अब अगर आप देखेंगे ना, तो मेरा अगला डिस्कशन जो है दैट इज कनेक्टेड टू शियर स्ट्रेस इन टर्बुलेंट फ्लोस। तो मैं साइड हट रहा हूं, पहले इसको नोट कर लो फिर आगे चलेंगे। डन माय डियर। अब इसके बाद हेडिंग डालिए शियर स्ट्रेस इन टर्बुलेंट फ्लोस। हेडिंग इज शियर स्ट्रेस in turbulent flows। बच्चों स्टेटमेंट लिखना स्टार्ट करेंगे आप आफ्टर दिस हेडिंग। आई रिपीट, हेडिंग इज शियर स्ट्रेस इन टर्बुलेंट फ्लोस। Due to turbulent fluctuations, comma, there is an additional shear stress. I repeat, due to turbulent fluctuations, comma, there is an additional shear stress. एडिशनल शियर स्ट्रेस को आप ऐसे लिखिए इन ब्रैकेट टाउ डी। देयर इज अ एडिशनल शियर स्ट्रेस इन ब्रैकेट टाउ डी इन बिटवीन द लेयर्स ऑफ फ्लूइड, इन बिटवीन द लेयर्स ऑफ फ्लूइड। टू डिटरमाइन, I repeat, due to turbulent fluctuations, there is an additional shear stress in bracket tau t in between the layers of fluid. To determine, after this, that additional shear stress, a number of theories, basically semi-empirical theories थी। A number of theories were proposed। तो इसका मतलब ये है, अब बात इसकी होगी तो बड़े बड़े रिसर्चर्स आने वाले हैं और वो अपनी थ्योरी देंगे इसके रिगार्डिंग। इसलिए मैंने बोला ना, काफी चीजें यहां पर आपको एम्पेरिकल देखने को मिलने वाली हैं, तो वो हम लोग को वैसे ही लेके चलना है। देखिए क्या माय डियर, अगर आप यहां पर शियर स्ट्रेस को फिर लिखेंगे तो फिर तो ये हो गया ना, जैसे हम तो इसकी स्टडी कर रहे थे जैसे कि लैमिनार, और लैमिनार में क्या है, हलचल है। हलचल क्या है, मतलब फ्लक्चुएशन, जो फ्लक्चुएटिंग टर्म में वेलोसिटी का यू डैश क्या है, जैसे मान लीजिए यू डैश ये
ये हलचल, वी डैश क्या है, वी डैश ये हलचल, डब्ल्यू डैश क्या है, ये हलचल, यू डैश ये हलचल, वी डैश डब्ल्यू डैश। नेक्स्ट, तो हम तो इसकी स्टडी ऐसे कर रहे थे ना कि जैसे कि लैमिनार, अगर लैमिनार है तो विस्कस शियर, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना टाउ वी, मतलब विस्कस शियर स्ट्रेस इन बिटवीन आप पढ़ते हो लेयर्स। नेक्स्ट, एक और एडिशनल शियर स्ट्रेस आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि ये जो फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं, पार्टिकल्स लेयर टू लेयर क्या कर रहे हैं, जंप कर रहे हैं टर्बुलेंट में, तो फ्लक्चुएशंस आर देयर, यू डैश वी डैश डब्ल्यू डैश, तो उसकी वजह से क्या आ रहा है, टाउ टी आ रहा है। बेसिकली ये क्या है, टर्बुलेंट शियर स्ट्रेस है। तो हम इसको कैसे सोचते हैं, एक तो लैमिनार की वजह से जो कि विस्कस शियर स्ट्रेस, और दूसरा जो जंपिंग ऑफ पार्टिकल कर रहे हैं उसकी वजह से शियर, एक्स्ट्रा शियर इज गोइंग टू बी व्हाट, जनरेट, वो जो एडिशनल शियर आ रहा है दैट वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट लाइक टाउ टी। और बहुत बड़े बड़े लोग आए जिन्होंने इस टाउ टी को मॉडल करने की कोशिश करी, मतलब मॉडल करने की कोशिश करी, मतलब कहने का है कि बताने की कोशिश करी कि टाउ टी की वैल्यू क्या है, और इसमें एक्सपेरिमेंट्स का बहुत जबरदस्त रोल है। अब उन्हीं में से मैं फर्स्ट थ्योरी डिस्कस करने जा रहा हूं, गिवन बाय बॉन्स्की। द फर्स्ट थ्योरी, दिस इज बॉन्स्की थ्योरी हियर, थ्योरी। इनसे पूछा गया साहब, इनसे पूछा गया कि भाई ये टाउ टी क्या है, इन्होंने कहा टाउ टी वेरी सिंपल। देखिए क्या कहते हैं, ये कहते हैं अच्छा अच्छा टाउ टी टर्बुलेंट शियर स्ट्रेस ईटा डीओ डी वाई। अब लोग समझ नहीं पा रहे हैं ये क्या कहना चाह रहे हैं, इन्होंने तो कह दिया। अब ये किस फील्ड में किस चीज को कह रहे हैं वो फील्ड पकड़ाना इट्स वेरी टफ। तो ये जानते हो क्या कहना चाह रहे हैं, ये कहते हैं छोड़ो इसको, पहले इसको तो देखो, फीलिंग्स क्लियर कर रहा हूं, पहले इसको तो देख लो, एक्स्ट्रा डिस्कशन आगे बेटा। टाउ वी, दिस इज म्यू, दिस इज व्हाट, डी यू और डी वाई, कुछ याद है? अगर आप इसको समझना चाहते हो तो ये तो आप ऑलरेडी पढ़ के आए हो ना, और जब ये आप ऑलरेडी पढ़ के आए हो तो आपको लगता नहीं कि बिल्कुल इसी के सिमिलर इन्होंने ये टर्म लिख दिया, डी ओवर डी वाई और डी और डी वाई दैट इज सेम। जैसे यहां पर ये आप लिखते हो कि दैट दिस इज द वर्ड डायनेमिक विस्कोसिटी, म्यू इज डायनेमिक विस्कोसिटी, वैसे इन्होंने ये कह दिया कि ये जैसे डायनेमिक विस्कोसिटी का एक टर्म है, ये भी एक विस्कोसिटी है, और ये क्या है, एडी विस्कोसिटी। टर्बुलेंस है, एडीज फॉर्मेशन है, टर्बुलेंट फ्लक्चुएशन है, एडी फॉर्मेशन। कह दिया इन्होंने भाई ये क्या है, ये कोई, ये भी विस्कोसिटी है, एडी विस्कोसिटी। अब बच्चा समझ रहा है, हाँ सर बिल्कुल वैसे ही तरीके से इन्होंने इस चीज को कहने की कोशिश की है। अब डिफरेंस कहां पर आ जाता है, जरा ध्यान दीजिएगा। जब इसकी बात कर रहे हैं तो ये फ्लूइड की प्रॉपर्टी है, और जब इसकी बात कर रहे हैं तो ये फ्लो की प्रॉपर्टी है। सो दिस इज बच्चा फ्लो प्रॉपर्टी, एंड दिस इज द व्हाट, फ्लूइड प्रॉपर्टी। कहने का मतलब क्या है भैया, ये जो चीज है ये टर्बुलेंस से रिलेटेड है, तो आपको लगता नहीं है जो टर्बुलेंस से रिलेटेड चीज है तो फ्लो में किस टाइप का टर्बुलेंस है, कहां पर कैसा, उसके बेसिस पे ये वैल्यू होगी।
बहुत कम शब्द यूज कर रहा हूं और बहुत कम शब्दों में क्रिस्टल क्लियरिटी से बात करना चाह रहा हूं। अननेसेसरी स्टेटमेंट इंक्रीज नहीं करना चाह रहा हूं। करूंगा तो आज नहीं तो कल कंफ्यूजन होगी। इसीलिए शब्द बड़े कीमती हैं, ध्यान से सुनिए, बार बार ये बोल रहा हूं। बच्चों ये क्या है, फ्लो प्रॉपर्टी है। एक्चुअली टाउटी तो टर्बुलेंस से रिलेटेड है, और जब टर्बुलेंस से रिलेटेड है तो ये जो है ये टर्बुलेंस से रिलेटेड है, एडी विस्कोसिटी है। तो फ्लो में कैसा टर्बुलेंस है उसके बेसिस पे ये वैल्यू है ना, कहां पर कैसा टर्बुलेंस है उसके बेसिस पे ये वैल्यू है। सो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू से दैट दिस इज व्हाट फ्लो प्रॉपर्टी। ये तो क्या है, ये तो फ्लूइड की प्रॉपर्टी है। इसीलिए अगर आप बुक्स में देखेंगे कभी तो यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी, कि इस टेम्परेचर पे, इस प्रेशर पे ये वैल्यूज है रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर फ्लूइड। My dear, this is your time. Pause your video, do it fast. I'm Said here. हाँ जी भाई, डन। तो इस तरीके से अगर आप ये लिख रहे हो कि टाउ इज इक्वल टू टाउ वी प्लस टाउ टी, तो मैंने आपको टाउ वी की वैल्यू भी बता दी है, टाउ टी की भी वैल्यू हो गई। अब नेक्स्ट, अब टाउ टी को और भी लोगों ने बताया। अब रायनॉल्ड्स सर आए, सर रायनॉल्ड्स, उन्होंने कैसे बताया देखिए। सो थ्योरी गिवन बाय सर रायनॉल्ड्स। सब भैया बहुत रिगार्ड करने वाले लोग हैं। नाउ बच्चा, पॉइंट ऑफ डिस्कशन हियर। अब सर रेनॉल्ड्स ने क्या कहा कि ये टर्बुलेंट शियर स्ट्रेस इन बिटवीन द लेयर्स ऑफ फ्लूइड, रेनॉल्ड्स थ्योरी, that the turbulent shear stress in between the layers of fluid at a small distance, that is tau t, is equals to rho u dash v dash bar। मैं चाहता तो यहां पर भी आपको पहले ही बता सकता था, नहीं बताया, और अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैंने अभी तक इसको रब नहीं किया। अब तक तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कब कहां कौन सी चीज सर को बतानी है, वही बताएंगे। तो आज के बाद इस चीज को ध्यान रखिएगा माय डियर, कि ये टाइम एवरेज ऑफ दीज टर्म्स इज इक्वल टू 0 होता है। बट अगर आपसे कोई कहते हैं कि यू डैश वी डैश बार दोनों का मल्टीप्लाइंग टाइम एवरेज निकाल लो, तो दैट इज नॉट इक्वल टू 0। और आपको लग नहीं रहा कि ऐसे ही कुछ यहां पर लिखा हुआ है, दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका टाइम एवरेज ले रहे हैं, नॉट जीरो है, नॉन जीरो है। जीरो हो जाएगा तो फिर तो ये तो टाउ टी ही जीरो हो जाएगा, फिर तो टर्बुलेंस है ही नहीं अकॉर्डिंग टू रायनॉल्ड्स थ्योरी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट, अब ये जो है रो यू डैश वी डैश नोन एज रायनॉल्ड्स स्ट्रेस, ये आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है। रायनॉल्ड्स सर ने कहा है, इसको लेके चलेंगे। तो अगर आपको नोट्स में कुछ लिखना है तो आप पॉज करिए वीडियो, मैं यहीं पर हूं। एक ये आप मॉडिफाई कर सकते हैं जहां पर आपने ये लिखा है, नहीं भी कर रहे हैं तो ये यहां से पता है आपको, क्लियर? तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और इतना लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। डन। अब इसके बाद नेक्स्ट थ्योरी आ रही है, और ये सर रायनॉल्ड्स के बाद प्रेंडल सर की थ्योरी है। प्रेंडल्स मिक्सिंग
लेंथ थ्योरी। एक्चुअली सर प्रेंडल ने क्या किया, सर प्रेंडल ने ये जो फ्लक्चुएटिंग कंपोनेंट्स थे उनको उनको मॉडल करने की कोशिश करी ऑन द बेसिस ऑफ अ स्पेशल थ्योरी, एंड दैट इज बेस्ड ऑन मिक्सिंग लेंथ। तो जो इन्होंने कहा वो मैं आपको बता दे रहा हूं और ध्यान रखना है वो आपको। इन्होंने एक मिक्सिंग लेंथ का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है, एल इज द मिक्सिंग लेंथ। आप पहले लिखना चाहें तो लिख लीजिए, मैं मिक्सिंग लेंथ को स्टेटमेंट दे रहा हूं। तो यू कैन पॉज योर वीडियो माय डियर, ये लिखिए और फिर मैं डेफिनेशन दे रहा हूं। मिक्सिंग लेंथ, नहीं समझ से आपका पॉज वीडियो ओवर हो चुका है, मैं बोलना स्टार्ट ले रहा हूं। मिक्सिंग लेंथ, it is the average distance, it is the average distance traveled by a fluid particle, traveled by a fluid particle in jumping from one layer to another, in jumping from one layer to another, comma, till it attains the velocity of other layer, till it attains the velocity of other layer। मैं रिपीट कर रहा हूं, मिक्सिंग लेंथ को कैसे डिफाइन किया गया है, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ फ्लूइड पार्टिकल, it is the distance traveled by a fluid particle in jumping, I repeat, it is the distance traveled by a fluid particle in jumping from one layer to another till it attains the velocity of other layer, till it attains the velocity of other layer। मतलब ये फ्लूइड पार्टिकल एक लेयर में चल रहा है, वो जंप करके दूसरी लेयर में जा रहा है, तो एवरेज डिस्टेंस उसने कितनी ट्रेवल करी है। ये एक लेयर है, एक लेयर ये होगी, ऐसे समझो, एक लेयर ये है, एक लेयर ये होगी, एक लेयर ये भी, इसके भी ऊपर भी हो, इसके नीचे भी है, एक लेयर एक लेयर एक लेयर, कई लेयर्स होंगी ना। तो ये फ्लूइड पार्टिकल है, ये जंप करके यहां जा रहा है, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, एवरेज डिस्टेंस, दैट इज व्हाट मिक्सिंग लेंथ। कई सारे लेयर्स होंगे, एक दो, नेक्स्ट जंपिंग हो रही है, दिस। अब इसके बेसिस पे इन्होंने किसको मॉडल करने की कोशिश करी है, हलचल को, फ्लक्चुएटिंग टर्म्स को। तो ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि दैट दिस इज द वर्ड u डैश v डैश, दैट इज l टाइम्स ऑफ du और dy। He has introduced a concept of mixing length, और on the basis of this thing हम इसको और इसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट, इतना बच्चों आप नोट कर लो, उसके बाद नेक्स्ट डिस्कशन में हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं। डू इट फास्ट। और आपको एक अवेयरनेस दे रहा हूं कि वो टाइम आने वाला है कि मैं ये बार हटाने वाला हूं, नहीं तो आगे जाके दिक्कतें बढ़ जाएंगी बार की वजह से। तो इसलिए अपनी कन्वीनियंस के लिए मैं बार हटा दूंगा, लेकिन लिखूंगा क्या, टाइम एवरेज, टेम्परल मीन वेलोसिटी लिख रहा हूं, भले मैं यू का सिंबल यूज करूं। अब देखिए क्या मेरा डिस्कशन स्टार्ट हो रहा है, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर टर्बुलेंट फ्लो
in pipes. ठीक है, अब यहां पर वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। देखो मैं सब कुछ करूंगा अभी, और एट द लास्ट मुझे लाना क्या है मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं। एट द लास्ट आप ये देखने वाले हो मेरे साथ, दैट इज u अपॉन v एस्ट्रिक इज इक्वल टू 5.75 log base 10 y upon y dash, and this thing I am going to make it in the block. कुल मिला के मेरा सारा अटेंशन जो है इसको लाने के लिए है। और ये तो आप समझ ही गए ना कि मैंने एक जगह बोल दिया है कि मैं बार हटा दूंगा, तो ये यहां पर टेम्परल मीन वेलोसिटी ही लिखी है एट अ डिस्टेंस y। तो अगर आपको टर्बुलेंस जैसे टॉपिक को पकड़ना है तो मेरा आपसे सजेशन है इसको दिमाग में डाल लीजिए, क्योंकि पूरा टर्बुलेंट इसी से घूम जाएगा और इजिली आप टॉपिक को पकड़ के बैठ जाओगे, टर्बुलेंट को, वॉटेवर जितना आपको समझना है। तो इसको दिमाग में डाल लो, फिर आगे चलूंगा। लाना मुझे यही है। मैं रिपीट कर रहा हूं, आप भी साथ साथ रिपीट करेंगे ताकि चीजें फिक्स होती जाएं। मैंने बोला ना ये टॉपिक साथ साथ तैयार होने वाले हैं, ये बाद में तैयार होने वाले नहीं है। u अपॉन वी एस्ट्रिक इज इक्वल टू u अपॉन वी एस्ट्रिक इज इक्वल टू 5.75 log बेस 10 y अपॉन y डैश। अभी इसमें कई टर्म्स हैं, जैसे y डैश क्या है छोड़ दीजिए, मैं हूं ना आपके साथ, मैं बताऊंगा y डैश क्या है, वेट कीजिए, जब समय आएगा तो पता लग जाएगा, और आज की क्लास में वो समय आना बाकी है। u अपॉन बी एस्ट्रिक इज इक्वल टू 5.75 log बेस 10 y अपॉन y डैश। u अपॉन बी एस्ट्रिक इज इक्वल टू 5.75 log बेस 10 y अपॉन y डैश। बच्चा मेरा स्मार्ट वो समझ गया सर ये तो आपने शेयर वेलोसिटी लिखी है। यस, नहीं भी समझा तो मैंने बोल दिया, अब तो स्मार्ट हो गया। देखिए साहब, चलते हैं आगे। अब ये मुझे लाना है, देखिए कैसे कैसे ला रहा हूं। टाउ इज इक्वल टू, मैंने लिख दिया टाउ टी। हालांकि हम लोग क्या पढ़ रहे थे, टाउ इज इक्वल टू टाउ टी प्लस टाउ ई। तो इसका मतलब अगर मैंने ये लिखा है तो इसका मतलब विस्कस फोर्स, विस्कस का इफेक्ट बहुत ज्यादा नहीं है, तो इसीलिए उसको हटा दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। शेयर मेनली जो है वो टर्बुलेंस की वजह से है। अब जब ये है तो हम ये लिख सकते हैं ना फिर तो, सो दिस इज टाउ टी इज व्हाट, रो यू डैश वी डैश बार। इससे बच्चा हम ये लिख सकते हैं, यू डैश वी डैश की वैल्यूज हमारे पास है, तो दिस इज, यू कैन से कि दैट दिस इज रो एल स्क्वायर डी यू और डी वाई टू द होल स्क्वायर। चलें आगे। नाउ द पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, ध्यान दीजिएगा। अब इसके नेक्स्ट स्टेप में जब मैं यही चीज लिखूंगा तो बार नहीं लगाऊंगा, और मैं आपको स्टेटमेंट दे दे रहा हूं कि अपनी कन्वीनियंस के लिए बाहर हटा रहे हैं। तो आई एम साइड हियर, आप इसको पहले नोट डाउन कर लो, फिर आगे चलेंगे। डू इट फास्ट। हाँ जी बच्चा, डन, नोट हो गया। ये नहीं नोट करना था अभी, ये तो लास्ट में आना है ना, अगर ये नोट कर लिए तो गड़बड़ है, अभी लास्ट में यही लाएंगे। इसके बाद हम बार हटाने जा रहे हैं, तो आप लिख लो चाहे तो, अगर लिखना है तो। द बार ओवर वेलोसिटी, द बार ओवर वेलोसिटी इज नाउ be dropped. The bar over velocity is now be dropped for convenience. For convenience. आपको मैंने convenience समझा दी है कि क्या convenience है।
स्टार्टिंग में मैं बार अगर हटा के भी लिखूंगा तो मैं लिख वही रहा हूं टेम्परल मीन वेलोसिटी एट अ डिस्टेंस y फ्रॉम द वॉल, ये क्लियर रखना। नेक्स्ट, अब इसके बाद मैं बोल रहा हूं नियर टू वॉल, नियर टू वॉल। तो नियर टू वॉल अगर आप शेयर देखेंगे तो दैट इज इक्वल टू टाउ नॉट, टाउ इज इक्वल टू व्हाट, टाउ नॉट। Then I am going to say here then अब बच्चा ये क्या हो जाएगा, टाउ नॉट इज इक्वल टू व्हाट, रो एल स्क्वायर डी यू और डी वाई स्क्वायर। हटा दिया बार। अब इससे कुछ लिख रहा हूं मैं, दिस इज रूट ऑफ टाउ नॉट अपॉन रो इज इक्वल टू एल डी यू और डी वाई। आप ध्यान दो फिर आगे चलूंगा। अब बच्चा मेरा स्मार्ट वो ये जानता है कि सर ने ये क्या लिखा है, कुछ याद आ रहा भैया? सो दिस इज वॉट एवर वी हैव रिटन दैट इज द शेयर वेलोसिटी। हर चीज पढ़ाई है इसलिए आपको। अब देखिए क्या, अब बच्चा होगा क्या इसमें कि दैट दिस थिंग वी आर गोइंग टू राइट हियर v asterisk इज इक्वल टू एल की जगह मैं लिख रहा हूं दैट दिस इज, अभी तो एल लिख देता हूं डी ओ डी वाई, अब चेंज करूंगा। एल मिक्सिंग लेंथ है, प्रेंडल सर क्या कहते हैं इसके बारे में? सो प्रेंडल सर एज्यूम्स दैट दिस एल इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ y। बच्चा गेट ने इसके बेसिस पे क्वेश्चन बनाया, वो मतलब आप ये समझो कि ये सब जो डिस्कशंस चल रहे हैं, इन बिटवीन दैट डिस्कशन दे हैव ऑलरेडी फॉर्म द क्वेश्चंस, 1 मार्क क्वेश्चंस। तो अनलेस अंटिल मैं ये सब नहीं डिस्कस करूंगा तो आपके वो 1 मार्क के क्वेश्चन के आंसर ही नहीं मिलेंगे आपको बुक से। यू आर नॉट इन द पोजीशन की किसी जगह बुक में आप उसके आंसर फाइंड आउट कर पाओ, क्योंकि डायरेक्ट कुछ नहीं लिखा हुआ है, सब इन बिटवीन लिखा है। तो आपको पूरा टॉपिक अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और इजीली कर लोगे। अब यहां पर के क्या है, मतलब ये एल लीनियर वेरी कर रहा है, ये बोल रहे हैं। के क्या है, के कांस्टेंट है एंड दैट इज नोन एज कार्बन कांस्टेंट। के है कार्बन कांस्टेंट और के की वैल्यू कितनी है फिर? तो ये वैल्यू है 0. पहले वैल्यू लिख रहा हूं, के 0.4 and this K is carbon constant. तो कार्बन ने कांस्टेंट की वैल्यू दी थी, पुट करिए इसमें v asterisk is equals to 0.4 y du और dy। चले आगे। अब अगर आप यहां से देखोगे तो ये सॉल्व करते करते क्या आ रहा होगा, v asterisk is equals to what, y अपॉन 2.5 डी ओ डी वाई। एक बार देख लो फिर आगे चलते हैं। भाई 0.4 से आपने क्या किया, ये हटाया, नीचे 10 आ जाएगा तो वो 2.5 में कन्वर्ट, और ये मैंने साइड भी रखा है इसके लिए। अब अगर आप इससे आगे लेके चल रहे हैं माय डियर, तो दिस इज 2.5 v asterisk dy अपॉन y is equals to what du।
नेक्स्ट इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेटेड। बच्चे जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये u हो जाएगा 2.5 v स्ट्रिक, दिस इज ln y n प्लस c, ये तो होगा। अब इसको आप log बेस 10 में चेंज कर लो, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2.303 से, तो वो हम कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा u इज इक्वल टू, जब आप मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो आता है 5.75 log बेस 10 y प्लस c। आई रिपीट, हमने इसको क्या किया है, इंटीग्रेट किया है। यहां तक तो आप क्लियर हो जाना चाहिए आपको कि ये लिखा हमने यहां से, फिर यहां पर हमने वैल्यू रख दी k की, सॉरी l की, k टाइम्स ऑफ y करके, फिर ये 2.5 हो गया, अरेंजमेंट किया इधर उधर, इंटीग्रेट करेंगे ln y आएगा प्लस c u, बेस 10 में चेंज कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर दो इसको, आफ्टर दिस इट विल बी कन्वर्टेड इनटू दिस। शब्द कीमती है, ध्यान से सुनिएगा जो बोलने जा रहा हूं, बहुत कीमती है। अगर आप ये देख रहे हो तो मैं यहां पर कंडीशन क्या लगाने जा रहा हूं, एट y इज इक्वल टू, हम लोग जनरली क्या लगाते हैं, एट y इज इक्वल टू 0 u इज इक्वल टू 0, जनरली तो ये लगाते हैं। बट बच्चा ध्यान देना, यहां मैं ये नहीं लगा रहा हूं, यहां ये लगा रहा हूं, y इज इक्वल टू व्हाट, y डैश, u इज इक्वल टू 0। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन हेयर, अगर आप y इज इक्वल टू 0 करोगे यहां पर तो चीजें डिफाइन ही नहीं होंगी, ये लॉग प्रोफाइल है। y इज इक्वल टू 0 करोगे तो चीजें डिफाइन ही नहीं होंगी, तो इसीलिए y इज इक्वल टू y डैश लेते हैं। बच्चे कहते हैं सर ये y डैश की वैल्यू कितनी होगी, सर ये y डैश की वैल्यू कितनी होगी, बताएंगे अभी एक और रिसर्चर का आना बाकी है, एक्सपेरिमेंटली उन्होंने y डैश की वैल्यू दी है, एंड द नेम ऑफ दैट रिसर्चर, जब समय आएगा तो पता लग जाएगा। लेकिन बच्चे को ये समझ में आ गया सर y इज इक्वल टू 0 नहीं पुट कर पाएंगे, यहां पर दिक्कत हो जाएगी। y डैश की वैल्यू भी आगे बताऊंगा। तो यहां से ये हो गया, अच्छा c इज इक्वल टू माइनस 5.75 log बेस 10 y डैश, क्योंकि ये तो 0 पुट करोगे ना आप y डैश पे, तो y डैश पे ये अगर 0 हो गया तो इसको इधर ले आओ, c की वैल्यू हो गई। बच्चा इक्वेशन नंबर 1 बाय इक्वेशन नंबर 1, जब आप ये काम कर रहे हो तो ये हो जाएगा फिर तो u इज इक्वल टू 5.75 log बेस 10 y माइनस 5.75 v स्ट्रिक log बेस 10 y डैश। हम देखने जा रहे हैं स्पेस, ठीक है, log बेस 10 y माइनस 5.75 log बेस 10 y डैश। आप देख लो फिर आगे चलेंगे। v स्ट्रिक रह गया, v स्ट्रिक इसमें भी रह गया, v स्ट्रिक यहां पर है, ठीक है, तो थोड़ा इसको सही कर देते हैं। मिसप्रिंटिंग इज देयर, u इज इक्वल टू 5.75 v स्ट्रिक, shear velocity का टर्म यहां पर भी आएगा, log बेस 10 y डैश, तो यहां पर भी आएगा बाय क्वेश्चन नंबर 1। आई डोंट हैव अ स्पेस राइट नाउ हियर, मैं थोड़ा क्लब कर रहा हूं स्पेस को। बाय इक्वेशन नंबर 1, समझ गए ना मैंने क्यों दोबारा से लिखा है, क्योंकि यहां पर वी स्टिक था, यहां पर मिसिंग हो गया था, मिस पेंडिंग। क्लास में आप होते तो बता देते मुझे।
मैंने खुद ही जज कर लिया। अब यहां से अगर आप देखोगे तो u इज इक्वल टू व्हाट 5.75 v एस्ट्रिक log बेस 10 y, सीधा लिख दूं, ये माइनस वाला जब यहां पर रखोगे तो y अपॉन y डैश हो जाएगा ना। अब सोच लो यार, ये वैल्यू मैं यहां पर रख रहा हूं, मेरे पास स्पेस है नहीं, तो मैं इसको ये लिख दे रहा हूं ना, यही तो होना है। बाकी ये चीज तो कॉमन ही रहेगी ना। तो आपको नहीं लग रहा कि इसको हम ये लिखेंगे फिर? अच्छा, ये वी स्ट्रिक नीचे लाओ, u अपॉन वी स्ट्रिक 5.75 log बेस 10 y अपॉन y डैश। और जब स्टार्ट कर रहे थे तो मैं आपको यही बोल रहा था कि हमें एंड में लाना क्या है। जब हमें ये मिल जाएगा तो हम डिफरेंट कंडीशंस के अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो दिस इज u अपॉन वी एस्ट्रिक इज इक्वल टू 5.75 log बेस 10 y अपॉन y डैश। और अभी हमें टर्बुलेंट में वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखना है, क्योंकि कई केसेस होते हैं। तभी ये तो आपकी एक कंडीशन बनी है, इस कंडीशन को हम आगे बढ़ाएंगे केसेस के अकॉर्डिंग। तो एक्चुअल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको केस के अकॉर्डिंग वहीं पर दिखेगा। क्या कंडीशन होती है? स्मूथ की कंडीशन होती है, रफ की कंडीशन होती है। मैं बोलना नहीं चाहता था लेकिन बोल दिया, क्योंकि द लास्ट अभी आपको देखना है वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, द केसेस कनेक्टेड टू स्मूथ, द केसेस कनेक्टेड टू व्हाट, रफ। तो अभी यहां तक हम पहुंचे हैं, अभी कंप्लीट नहीं है, वो डिस्कशन अभी आगे बाकी है। तो वहां पर आपको दिखेगा वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर स्मूथ, फॉर रफ। तो ये बनाना जरूरी था हमारे लिए। प्लीज नोट डाउन दिस वन, आई एम साइड हियर माय डियर। यस माय डियर, डन। रब करते हैं इसको। हाँ जी, मैं भी आपसे कह रहा था ना कि स्मूथ है, रफ है, तो उससे कनेक्टेड एक डिस्कशन चल रहा है। तो हेडिंग डालिए हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्रीज। हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्रीज। अब इसमें कई चीजें एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट वाइज आएंगी, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चंस बड़े सिंपल बनेंगे अगर आपको रिजल्ट से ध्यान है। अब पहले देखिए मैं डायग्राम कैसे बना रहा हूं, फिर वी हैव अ गुड डिस्कशन। भाई ये केस की वैल्यू है, दिस इज योर डेल्टा डैश, और ये मैं ले रहा हूं LSL। और अगर मैं डेल्टा की बात कर रहा हूं तो वो काफी ऊपर, यहां पर अगर मैं बोलूं डेल्टा, तो ये बात हो रही है टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर की। टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर।
एक केस ये हो गया, सब समझा दूंगा भी आराम से, आप पहले देखो डायग्राम को। नेक्स्ट केस इज दिस। अब इस केस में अगर आप देख रहे हो तो दिस इज LSL, दिस इज डेल्टा डैश, दिस इज KS, okay, and this is delta. Turbulent बाउंड्री लेयर। आप दो डायग्राम देख रहे हो, इसमें भी मैं केस रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं यहां पर। These are the cases connected to what you can say smooth, and these are the cases connected to what rough, and this is in between that we have a what transition. Transition एक्चुअली है क्या, हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्रीज का डिस्कशन है। मुझे इतना इनपुट तैयार करना था तभी मैं बात कर पाऊंगा, तो मैं हट रहा हूं, पहले आप डायग्राम को जरा देखो। क्लियर? माय पॉइंट ऑफ डिस्कशन हियर इज दिस कि एक्चुअली यहां पर क्या है कि लेमिनार सब लेयर थिकनेस की वैल्यू ठीक ठाक है। आपको मेरा डिस्कशन हो चुका है कि टर्बुलेंट में भी आप देखते हो कि एक जोन होता है जिसमें कि फ्लो का नेचर क्या है, लेमिनार। तो यहाँ पर बहुत अच्छी खासी वैल्यू है, ठीक ठाक वैल्यू है। कंपैरेटिवली यहाँ पर अगर आप वैल्यू देखोगे तो खत्म हो रही है। LSL stands for laminar sublayer. LSL stands for laminar sublayer. Laminar sublayer. अच्छा बच्चा, KS क्या है? KS है सरफेस की रफनेस की हाइट। KS जो टर्म हम लोग यूज कर रहे हैं, सरफेस रफनेस हाइट। अगर याद हो तो पाइप फ्लो में एक बार आपको इंट्रोडक्शन दिया था मैंने। भाई आप कोई पाइप लेके आओगे तो उसके अंदर जब आप देखोगे तो सरफेस भी तो रफ होगी, उसकी रफनेस को आप हाइट के टर्म्स में शो कर रहे हो, KS। सो दिस इज KS इज सरफेस रफनेस। ओके, सरफेस रफनेस हाइट। नेक्स्ट, ये तो बात हो गई, लेकिन बात अभी ये होना बाकी है कि ये स्मूथ क्यों कह रहे हैं, ये रफ क्यों कह रहे हैं। एक्चुअली है क्या, अगर आप यहां पर देखोगे तो ऊपर टर्बुलेंस चल रहा है, एडीज फॉर्मेशंस आर देयर, लेकिन अगर लेमिनार सब लेयर की थिकनेस ठीक ठाक होगी तो वो इसको पेनिट्रेट नहीं कर रही है। और अगर आप यहां पर देखोगे तो यहां पर क्या है कि लेमिनार सब लेयर की थिकनेस बहुत कम हो गई है। ऊपर का जो एडी फॉर्मेशन है, जो टर्बुलेंस है, वो उसके कांटेक्ट में आने लग जाएगा इरेगुलरिटीज के, और जब इरेगुलरिटीज के कांटेक्ट में आने लग जाएगा तो लॉसेस बढ़ जाएंगे और आप कहना चालू कर दो अरे 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 पाइप तो बड़ा रफ है, पाइप तो बड़ा रफ है। होता क्या है कि जब हम लोग रेनॉल्ड्स नंबर काफी बढ़ा रहे होते हैं तो ये सिचुएशन धीरे 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 लाइक दिस, लेमिनार सब लेयर की थिकनेस कम हो रही होती है। और अगर लेमिनार सब लेयर की थिकनेस बहुत कम होती गई होती गई होती गई तो फिर क्या है कि ऊपर की एडीज जो है, ऊपर का जो टर्बुलेंस है, वो उसके साथ कांटेक्ट बनाएगा और लॉसेस काफी ज्यादा होंगे और आप कहना चालू कर दोगे अरे 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 पाइप की ज्योमेट्री तो बड़ी, सरफेस तो बड़ी क्या है, बाउंड्री से बड़ी रफ है।
और इसको लेके ये क्वेश्चंस बनाते हैं इन द एग्जामिनेशंस कि स्मूथ बाउंड्रीज के केसेस हैं कि रफ बाउंड्रीज के केसेस हैं। और इसमें एक महान इंसान जिसने कि एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स दिए और उसी के रिजल्ट्स को आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। एंड द नेम ऑफ दैट महान इंसान वाज सर निकोरटसे। जी हाँ, ये भी नाम है एक रिसर्चर का। तो माय डियर, बाय निकोरटसे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स। अब एक बात तो क्लियर है कि यहां डेल्टा डैश की वैल्यू ज्यादा होगी, केएस कम होगा, ये तो क्लियर है। तो बच्चा ये आप ये समझ लो कि केएस अपॉन डेल्टा डैश अगर आप निकाल ले हो तो ये वैल्यू लेस देन 0.25 होती है। यहां पर केएस बड़ा है, डेल्टा डैश बहुत कम, तो यहां के लिए केएस अपॉन डेल्टा डैश ग्रेटर देन 6। और ट्रांजिशन के केसेस होंगे तो बच्चा केएस अपॉन डेल्टा डैश लेस देन 6 ग्रेटर देन 0.25। अगर बच्चे को क्वेश्चंस लगाने हैं तो रेंज पे क्वेश्चन बनता है। ऑलरेडी जब आप लगाओगे तो देखोगे ईएस गेट दोनों में क्वेश्चन बना हुआ है। तो ध्यान रखना, ये रेंज बिल्कुल याद होनी चाहिए, और रेंज नहीं देंगे, बाकी सारी चीजें आप कैलकुलेट कर लोगे। केएस अपॉन याद कर लेते हैं, केएस अपॉन डेल्टा डैश लेस देन 0.25। स्मूथ के केसेस दिस वैल्यू ग्रेटर देन 6, रफ के केसेस in between that the case connected to what? Transition. Next, फास्ट तो नहीं हूं ना। एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये डेल्टा डैश क्या है? लेमिनार सब लेयर थिकनेस, इसका फॉर्मूला होता है। तो बच्चा दिस डेल्टा डैश फॉर्मूला इज इक्वल टू 11.6 न्यू अपॉन वी स्टिक। डेल्टा डैश इज इक्वल टू 11.6 न्यू अपॉन वी स्टिक। बच्चों को बहुत बार ये कंफ्यूजन होता है इस फॉर्मूले को याद रखते हुए कि सर वी स्ट्रिक ऊपर था या नीचे, तो हमेशा इसको यूनिट से ध्यान रखिएगा फिर, क्योंकि अगर आप काइनेमेटिक, ये न्यू क्या काइनेमेटिक विस्कोसिटी है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी रखेंगे तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होगी? मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और ये क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड। भाई शेयर वेलोसिटी है ना, मीटर पर सेकेंड। तो भैया मेरे यूनिट वाइज मीटर पर सेकेंड, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड कैंसिल हुआ, बचा क्या? मीटर। और मीटर है तो मतलब एमएम। डेल्टा डैश की वैल्यू क्या होती है? एमएम में। तो कभी नहीं भूलेंगे आप, और जब भी आप भूलेंगे यूनिट से सोचिएगा। इसको मैं रब कर दे रहा हूं, ये आपको बताने के लिए था बस, एक्चुअल यूनिट्स तो प्रॉब्लम में दिखेंगी। माय डियर, दिस इज योर टाइम, प्लीज नोट डाउन दिस वन, डू इट फास्ट। वन मोर टाइम आई एम गोइंग टू गिव यू अ क्विक रिव्यू। माय डियर, स्मूथ बाउंड्री के केसेस है, रफ बाउंड्री के केसेस है, ट्रांजिशन के केसेस है। स्मूथ हम किस सेंस में कह रहे हैं कि अगर लेमिनार सब लेयर की थिकनेस ठीक ठाक हुई तो ऊपर का ये जो एडीज है ये इसके कांटेक्ट में नहीं आ रहा, लेकिन जैसे जैसे लेमिनार सब लेयर की थिकनेस कम हो रही है ऊपर की इरेगुलरिटीज इससे कांटेक्ट में आ जाएंगी और लॉसेस बढ़ने लग जाएंगे, और आप कहना स्टार्ट कर दोगे अरे 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 पाइप तो बड़ा रफ है, बाउंड्रीज बड़ी रफ है। तो हाउ कैन यू डिसाइड कि स्मूथ है कि रफ है? तो बच्चा मेरे इसको डिसाइड करना है तो आप कैलकुलेट कीजिए द वैल्यू ऑफ केस अपॉन डेल्टा डैश। केस अपॉन डेल्टा डैश की वैल्यू अगर 0.25 से कम आपको दिख गई, स्मूथ की केसेस ज्यादा दिख गई, 6 से केसेस कनेक्टेड टू व्हाट? रफ। और इन बिटवीन दिख रही है, दैट मींस दैट द केसेस कनेक्टेड टू व्हाट? ट्रांजिशन। प्लीज नोट डाउन दिस वन, डू इट फास्ट। हाँ जी डियर, डन। एक न्यूमेरिकल करेंगे, देखेंगे कैसे यूज करना है इसको।
You also start to note down, my dear. Problem. देखिए क्या, a pipeline carrying water has an average height of irregularities. A pipeline carrying water has average height of irregularities projecting from the surface projecting from the surface of the boundary of the pipe as 0.15 mm. What type of the boundary? What type of boundary it is? The shear stress developed is the shear stress developed is 4.9 Newton per meter square. The kinematic viscosity of water is viscosity of water is 0.01 Stoke. ये बच्चों आपका टाइम है, आप करिए इस प्रॉब्लम को, पॉज करिए वीडियो और अटेम्प्ट करिए, एक बार हो जाएगा बहुत सारे लोगों से। डन। अब मैं अटेम्प्ट ले रहा हूँ, आपने, मैं मान के चल रहा हूँ आपने एक बार अटेम्प्ट ले लिया है। सॉल्यूशन। अब बच्चे ये क्या है, पाइपलाइन कैरिंग वाटर हैज एन एवरेज हाइट ऑफ इरेगुलरिटीज प्रोजेक्टिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ द बाउंड्री ऑफ द पाइपलाइन एज 0.15 mm। मतलब इन्होंने जानते क्या दिया हुआ है, ये जो वैल्यू दी हुई है, दिस इज द वैल्यू ऑफ के एस। So this is Ks. Ks is equals to what? 0.15 mm. What type of boundary it is? Type of boundary they are asking. मतलब स्मूथ है कि ट्रांजिशन है कि रफ है। द shear stress इन्होंने दिया हुआ है, टाउ दिया हुआ है, दिस इज 4.9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। काइनेमेटिक विस्कोसिटी दी हुई है, shear stress दिया हुआ है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी दी हुई है, न्यू फॉर द वाटर, दिस इज 0.1 स्ट्रोक। तो ये आपका क्या हो जाएगा, दिस इज 0.01 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्लियर है? अब बच्चों होगा क्या, हमें इसमें निकालना क्या है, हमें इसमें निकालना है केएस अपॉन डेल्टा डैश की वैल्यू। अब ये हमें केएस अपॉन डेल्टा डैश निकालना है, जो की वैल्यू होगी केएस अपॉन डेल्टा डैश की वैल्यू कितनी होगी, फॉर्मूले याद नहीं किए तो फिर आप फंस जाओगे आगे। 11.6 याद होने चाहिए सब कुछ। 11.6 न्यू अपॉन वी एस्ट्रिक, तो वो वी एस्ट्रिक ऊपर कर दो। अब इसको तो आपको पता ही है कैसे आप निकालते हो कि भाई ये तो आपको निकलता है रूट ऑफ टाउ नॉट अपॉन रो, दिया हुआ शेयर की वैल्यू।
चले आगे। सो दिस वैल्यू दे हैव गिवन 4.9। तो जरा हम यहां पर रख देते हैं इसको। तो दिस इज केएस अपॉन 11.6 न्यू, दिस इज रूट ऑफ टाउ नॉट अपॉन रो। मतलब हमने कुछ नहीं किया, हमने ये वैल्यू यहां पर रखी है बस। अब माय डियर आपको क्या करना है, सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए। सो दिस इज केस इज दिस इज 0.15 इंटू 10⁻³ 11.6 न्यू इज व्हाट, दिस इज 0.01 10⁻⁴ और रूट ऑफ टाउ नॉट अपॉन रो। टाउ नॉट की वैल्यू कितनी दी हुई बच्चा, 4.9 और वाटर है, वाटर ही है ना, तो ये क्या होगा 10⁻3। अब देख लो भाई, केस की वैल्यू हमारी एमएम में थी, चेंज कर दी हमने, 11.6 ही हो गया। इसकी स्ट्रोक्स में वैल्यू थी, ये भी हमने चेंज कर ली थी 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई करके, और उसके बाद मल्टीप्लाई में क्या था, टाउ नॉट अपॉन रो, तो दिस इज 4.9, रो वाटर है। कैलकुलेटर, अब ये क्या हो जाएगा, मेरे हिसाब से तो आंसर आ रहा है 0.905, मतलब 0.905। सो दिस इज वैल्यू इज 0.905। अब ये वैल्यू आपकी 0.25 से ज्यादा है, 0.25 से ज्यादा है, 6 से क्या है कम, दैट मीन्स दैट द केस इज कनेक्टेड टू व्हाट ट्रांजिशन। सो दिस इज अ केस कनेक्टेड टू व्हाट ट्रांजिशन माय डियर। This is your time. Please note down this one. Do it fast. Done. Next. अब इसके बाद बहुत अच्छा डिस्कशन स्टार्ट होने जा रहा है, एंड दैट डिस्कशन इज कनेक्टेड टू वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द स्मूथ एंड रफ। अभी हम लोग एक चीज देख के आए थे, वही चीज यूज करेंगे। वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जब हम लोग वहां पर देख रहे थे तो हम लोग क्या देख के आए थे, u अपॉन वी स्ट्रिक इज इक्वल टू 5.75 log बेस 10 y अपॉन y डैश। जिस तरीके से मैं लेके चल रहा हूं, आपको कनेक्ट करने वाला हूं, तो बच्चा आपका कॉन्सेंट्रेशन बड़ा चाहिए। मैं चीजों को आपके माइंड में सेट करने की कोशिश कर रहा हूं और कर दूंगा, बस कॉन्सेंट्रेट करना। My discussion that is connected to velocity distribution. Velocity distribution. मैं दो केस लेके चल रहा हूं। द फर्स्ट वन इज व्हाट इज स्मूथ, और इसी के पैरेलल में मैं आ जाऊं तो द केस इज कनेक्टेड टू व्हाट रफ। अब स्मूथ में अगर आप देखोगे तो वी नो दैट, पैरेलल चलूंगा मैं, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं,
भाई ये क्वेश्चन लग जाएगी, u अपॉन v एस्ट्रिक इज इक्वल टू 5.75 log बेस 10 y अपॉन y डैश। अब बात यहां पर यह आती है कि y डैश की वैल्यू क्या है। एक महान इंसान, एंड द नेम ऑफ दैट महान इंसान वाज सर निकोलस। उनके एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स, और वहां हम देखने जा रहे हैं वैल्यू ऑफ y डैश। माय डियर, बाय निकोलस एक्सपेरिमेंटल, एक एक चीज टाइमली ओपन हो रही है, दिमाग में सेट कीजिए, फिर आगे चलिए, कोई जल्दी नहीं है। जहां लगे वीडियो पॉज कर दीजिए, टॉपिक साथ साथ तैयार होगा। y डैश की वैल्यू क्या है? दैट दिस y डैश इज इक्वल टू व्हाट? डेल्टा डैश अपॉन 107 लिख रहा हूं मैं। रफ के केसेस में बाय निकोलस एक्सपेरिमेंटल, दिस y डैश इज इक्वल टू व्हाट बचा? ks अपॉन 30। आराम से देखिए, आराम से पढ़िए, याद रखिए, फिर आगे चलेंगे। क्लियर? अब अगर आप यहां से देख रहे हो तो ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि डेल्टा डैश तो हम ऑलरेडी पढ़ के आए हुए 11.6 क्या होता है ऊपर? काइनेमेटिक विस्कोसिटी डिवाइड बाय वी एस्ट्रिक शेयर वेलोसिटी है। अब जो भी वेलोसिटी प्रोफाइल का एक्सप्रेशन आएगा, जरा ध्यान दीजिएगा कैसे चल रहा हूं, जो भी वेलोसिटी प्रोफाइल का एक्सप्रेशन आएगा वो ये है, u अपॉन वी एस्ट्रिक 5.75 log बेस 10 y अपॉन y डैश प्लस 5.5। अगर मैं y डैश रखूंगा तो y डैश रखूंगा डेल्टा डैश अपॉन दिस, और अगर डेल्टा डैश रख रहा हूं दिस इज न्यू अपॉन वी एस्ट्रिक, तो कुल मिला के y डैश में यहां रखूंगा डेल्टा डैश अपॉन दिस, डेल्टा डैश रखूंगा तो दिस इज द व्हाट? न्यू अपॉन वी एस्ट्रिक। तो यहां पर न्यू अपॉन वी एस्ट्रिक का टर्म बन रहा होगा, उसको मैं बना दे रहा हूं, न्यू नीचे रखा और वी एस्ट्रिक है, and this is I am going to make it in the block. आपके दिमाग में फाइनल पिक्चर होनी चाहिए पहले, और वही क्रिएट कर रहा हूं। अगर आप देखोगे तो यूनिट वाइज देखना, y अगर सपोज मीटर में मान लो, मीटर मल्टीप्लाइड बाय मीटर पर सेकेंड, तो ऊपर की बन रही है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट क्या होगी? मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। बैलेंस कर लो यूनिट से। एक वैल्यू अलग से आती है, दैट इज 5.5। परेशान ना होना, दिखा दूंगा कैसे आती है। हर चीजें यहां पर अभी डिस्कस कर रहा हूं, बट एट द लास्ट मैथमेटिक्स के बाद आपके कंक्लूजन पहले क्लियर कर रहा हूं। तो दिस वैल्यू इज 5.5, सही से लिख दे रहा हूं। इस केस में सेम पैटर्न, सेम पैटर्न कहने का मतलब क्या है? u अपॉन वी एस्ट्रिक 5.75 log बेस 10 y अपॉन समथिंग प्लस, ये जो फिगर यहां पर आएगा दैट इज 8.5। फॉर काइंड इंफॉर्मेशन, यहां पर आप जब y डैश, वी नो दैट लिखा नहीं मैंने, वी नो दैट
अब बच्चा यहाँ पर जब हम चलेंगे तो दिस इज u अपॉन v एस्ट्रिक इज इक्वल टू 5.75 log बेस 10 y अपॉन y डैश। बिल्कुल पैरेलल लेके चल रहा हूं, नोट से स्क्वीज कीजिए, एक एक करके नहीं पढ़ाऊंगा, दोनों को पैरेलल पढ़ाऊंगा और चीजें कनेक्ट हो जाएंगी। अब जब आप यहां पर y डैश की वैल्यू रखेंगे तो दिस y डैश इज इक्वल टू व्हाट, केस अपॉन 30। मतलब y डैश जो है वो केस के टर्म्स में होगा। तो आपको नहीं लग रहा कि मैं यहां पर केस रख दूं? और अगर आप यूनिट वाइज देखोगे तो अगर इसकी मीटर है तो इसकी भी मीटर, इसकी mm है तो इसकी भी mm, बैलेंस है डायमेंशन वाइज। ये तो बिल्कुल याद कर लीजिएगा, समटाइम्स इस पे कन्वेंशनल प्रॉब्लम्स बनते हैं, ऑब्जेक्टिव बनाने में थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाती है, बस बनते हैं। नेक्स्ट, अब मैं ये दिखा दे रहा हूं कि ये कैसे लिखा गया है, और बहुत सारे बच्चों को ये क्लियर भी है कि सर कुछ नहीं करेंगे, सॉल्व कर देंगे बस। देखिए आई रिपीट, सारी चीजें फिर से चल रही हैं। स्मूथ के केस में y डैश की वैल्यू निकोरेट्से के रिजल्ट्स हैं, डेल्टा डैश अपॉन 107, डेल्टा डैश 11.6 काइनेमेटिक विस्कोसिटी अपॉन shear velocity। वी नो दैट, ये हम जानते हैं। y डैश यहां पर पुट करने जा रहा हूं। सो बच्चा ये होगा u अपॉन v एस्ट्रिक 5.75 log बेस 10 y अपॉन y डैश। y डैश की जगह हम रख रहे हैं 1 अपॉन 107 डेल्टा डैश। डेल्टा डैश इज व्हाट, 11.6 न्यू अपॉन बी एस्ट्रिक। भाई हमने इसकी जगह ये रखा और ये की वैल्यू हमने यहां पर रख दी। अब बच्चे इससे क्या होगा, u अपॉन वी एस्ट्रिक 5.75 log बेस 10, दिस इज y इंटू बच्चा v एस्ट्रिक डिवाइड बाय न्यू प्लस, कछु समझ में आ रहा है, प्लस दिस इज 5.75 log बेस 10, this is 107 divide by 107 divide by 11.6। आप इसको सॉल्व कर लेना, कर ही लें भाई, कोई कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो गई हो तो तभी पता लगती है। देख लीजिए भाई ये क्या आ रहा है, 5.5। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज यहां पर वैल्यू रखिए u अपॉन वी एस 5.75 log बेस 10, y अपॉन y डैश की जगह बच्चा क्या होगा, के एस अपॉन 30। तो ये क्या हो जाएगा, u अपॉन वी एस्ट्रिक इज इक्वल टू 5.75 log बेस 10 y अपॉन के एस प्लस 5.75 log बेस 10 30। सॉल्व करो इसको। एट 8.49 दैट मीन्स 8.5, और वही तो मैंने लिखा है। आई रिपीट माई डिस्कशन, और जब आप नोट्स बनाए माय डियर तो दोनों को पैरेलल में चलाइएगा, सो दैट कि आपके नोट्स से स्क्वीज हों और आपके कनेक्शन से स्ट्रांग होकर बैठे और इजिली आप डील कर जाओगे। मुझे क्या जरूरत थी कि मैं इस तरीके से करूं, मैं पहले स्मूथ का करता, करके लिख देता आंसर, फिर रफ का करता चला जाता, बोर्ड रफ करके फिर कर देता। बट माई ऑलवेज थिंग्स आर लाइक दिस कि जब मैं इस तरीके से करूंगा तो आप कनेक्ट कर जाओगे।
आपने देखा था कि मैंने पोटेंशियल फ्लो भी आपके साथ कैसे डिस्कस किया है। आई हैव गिवन यू द मटेरियल, और उन 3 पेजेस में मैंने हर चीज देने की कोशिश करी है, और अगर आप बुक्स में ओपन करेंगे तो बहुत वाइड हो जाएगा वो, और उसी चीज को मैंने बहुत कम में आपको रिलेट किया। तो ये रिलेट करने के लिए मैंने इस तरीके से किया। और फिर कहना चाह रहा हूं, अगर आप इस रिलेशन को देख रहे हैं तो सबसे बढ़िया चीज यहां पर जो है दैट इज दिस, u upon v asterisk is equals to 5.75 log base 10 y upon y dash। मैं साइड में हट रहा हूं, पॉज करेंगे आप वीडियो को और 2 से 3 बार पहले इन सब चीजों को रिवाइज करेंगे, फिर आगे निकलेंगे। वी आर वेरी क्लोज टू फिनिश द टॉपिक, बट साथ साथ चलेंगे प्लीज। डन माय डियर? अब देखिए क्या, एक ऐसी इक्वेशन है जो कि दोनों के लिए कॉमन है, तो उसको हम बोल देते हैं कॉमन मीन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन। कॉमन इसलिए कि स्मूथ में भी आप लगा सकते हो, रफ में भी। और आपके लिए ये क्वेश्चन याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत सारे ऑब्जेक्टिव इस पे बनते हैं। सो दिस इज कॉमन मीन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन। स्मूथ रफ दोनों के लिए, स्मूथ रफ पाइप्स। इक्वेशन क्या है? u माइनस u बार अपॉन v एस्ट्रिक 5.75 log base 10 y by r plus 3.75. This is going to make it in the block. बच्चा आपको ये क्लियर है कि ये वाला u क्या है? ये वही है जो अभी तक आप u देख रहे हो, जो बार हटा दिया था। क्योंकि भैया अब यहां पर बार वाला भी तो लिख दिया मैंने, मीन वेलोसिटी ऑफ फ्लो है ये। इसको कहीं गलती से टेम्परल मीन ना समझ लीजिएगा, ये मीन वेलोसिटी ऑफ फ्लो है। ये वो वाला u है जिसका कि बार हटा हुआ है। जहां डाउट होगा पहले ही क्लियर कर दे रहा हूं, डेरिवेशन में जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट याद रखिए, ज्यादा बेटर है आपके लिए। अब इसके बाद अगर यहां पर आप देखोगे, ये y क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द वॉल। r क्या? रेडियस ऑफ द पाइप। सारी चीजें लिख दे रहा हूं। तो u बार पहले लिख रहा हूं, मीन वेलोसिटी ऑफ फ्लो, ताकि बच्चा कंफ्यूज हो ही ना। y क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम वॉल। r क्या है? रेडियस ऑफ पाइप। क्लियर? पहले इसको याद करेंगे फिर आगे चलेंगे, बोलना स्टार्ट करेंगे। u माइनस यू बार अपॉन वी एस्ट्रिक, जब ये क्लास चल रही है आपको बोलना पड़ेगा, u माइनस यू बार अपॉन वी एस्ट्रिक is equals to 5.75 log base 10 y by r plus 3.75. So this is u minus u bar upon v asterisk is equals to 5.75 log base 10 y by r plus 3.75. u minus u bar upon v asterisk is equals to 5.75 log base 10 y by r plus 3.75.
अब बच्चा इसके साथ ही साथ एक न्यूमेरिकल करेंगे, तो मैं न्यूमेरिकल भी लिख देता हूँ, एक साथ ही नोट करेंगे, फिर पॉज कर दीजिएगा वीडियो। देखिए क्या, या आप ऐसा भी कर सकते हैं, एक बार पॉज कर लीजिए, मैं साइड हट रहा हूँ, न्यूमेरिकल साथ साथ लिख लीजिएगा। पॉज योर वीडियो, डू इट फास्ट। नेक्स्ट, तो मैं मान के चल रहा हूं आपने यहां तक लिख लिया, मैं हट गया था। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस प्रॉब्लम, determine the distance from the pipe wall at which the local velocity is equal to the average velocity for turbulent flow in pipes। अब बच्चा क्या है, एक बार फिर से रिवाइज करें। कॉमन मीन u माइनस यू बार अपॉन वी एस टी इज इक्वल टू 5.75 लॉग बेस 10 y बाई आर प्लस 3.75। अब वो क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द डिस्टेंस फ्रॉम द पाइप वॉल, मतलब y निकालना है, एट विच द लोकल वेलोसिटी इज इक्वल टू द एवरेज वेलोसिटी फॉर द टर्बुलेंट फ्लो। मतलब लोकल और एवरेज सेम हो गई है, मतलब ये दोनों सेम हो गई है। तो ये कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर आप चल रहे हो, तो सबसे पहले तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं और खुद से करें। आई एम हियर, पॉज योर वीडियो, डन। नेक्स्ट माय डियर, अगर आप यहां पर देखेंगे तो हम लोग यहां पर क्या कर रहे हैं, एट y इज इक्वल टू पता नहीं, दे हैव गिवन u इज इक्वल टू u बार, यही तो कंडीशन दी है। लोकल वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट, मीन वेलोसिटी ऑफ फ्लो। तो हमने कॉमन मीन वाली इक्वेशन लगा दी। जब ये लगाएंगे तो u माइनस यू बार अपॉन वी एस्ट्रिक इज इक्वल टू 5.75 लॉग बेस 10 y बाई आर प्लस 3.75। सो बच्चा जब आप ये रखोगे इसकी जगह, u की जगह u बार, तो ये तो जीरो। भाई हमने इस u की जगह रख दिया ना, u बार दिया, फाइंड आउट करो। सो दिस इज माइनस हो जाएगा ना, तो ये तो आ रहा है y इज इक्वल टू आर के टर्म्स में आएगा। सो बच्चे ये आ रहा है y इज इक्वल टू 0.2227 आर। मैं तो बहुत डिजिट में लिख दिया। This is your time. I am side here. Please note down this one. Do it fast. Done.
Now my dear, the next discussion, and that is a very important discussion for you. ऑलरेडी मैंने आपसे स्टार्टिंग में बोला था कि गेट ने प्रॉब्लम बनाया है, ये हम टर्बुलेंट के एंड में पहुंचे हैं. आपको दिखाता हूं कहां से प्रॉब्लम बनाया है रिसेंटली. प्रॉब्लम आप कर ले जाओगे. अब माय डिस्कशन दैट इज कनेक्टेड टू व्हाट? फ्रिक्शन फैक्टर. सो दिस इज फ्रिक्शन फैक्टर F. कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की कितना टाइम्स होगा? 4 टाइम्स. अब इसमें हम क्या बोल रहे हैं? स्मूथ के केसेस हैं, रफ के केसेस हैं. ये सारा डिस्कशन चल किस में रहा है? टर्बुलेंट के केस में. स्मूथ. और बच्चों स्मूथ के केसेस में क्या है? F इज इक्वल टू 0.316 अपॉन RA टू द पावर. हाँ जी, RA टू द पावर कितना होगा? क्या बोला? 1/5. भैया 1/5 वो आप कौन से केसेस है? प्लेट के केसेस है, ये पाइप के केसेस है. 1/4. बच्चे यही डाउट करते हैं और गलतियां कर जाते हैं. और अगर आपको याद हो तो जब मेरा ये डिस्कशन चल रहा था टर्बुलेंट फ्लो में आपसे, पाइप फ्लो में सॉरी, तो मैं आपको समझा रहा था कि ये फॉर्मूला है, ये टर्बुलेंट की इतनी बड़ी रेंज को कैसे कवर करेगा. तो बेटा जी आज वो समय आ गया है कि पर्दे खुल रही हैं और डिस्कशंस आ रहे हैं और आपको पता लग रहा है कि ये फॉर्मूला एक पर्टिकुलर रेंज में काम करेगा. एंड दैट रेंज इज वैलिड. My dear, this is 4000 RE less than 1 lakh. और ये भी ध्यान रखिएगा स्मूथ से कनेक्ट केसेस कनेक्टेड है. और इसके बाद अगर आपको देखना है कि हायर RE पे अगर आपको देखना है राइनोस नंबर, सो फॉर हायर RE तो एक एक्सप्रेशन और ध्यान रखिए, 1/√F इज इक्वल टू 2 log base 10 RE√F minus 0.8. and this thing I am going to make it in the block. I am not going to open the range for the RE for this. आप बुक से देख भी सकते हैं इफ यू आर इंटरेस्टेड, बट पूछते नहीं है तो अननेसेसरी डेटा क्यों ज्यादा ध्यान रखना. अदरवाइज यू कैन रेफर द बुक्स, दोज आर इंटरेस्टेड. मैंने तो सिर्फ इसलिए इसको शो किया आपको कि मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पर जो रीजनिंग के क्वेश्चन ही बनाते हैं वो किस पॉइंट को लेके बनाते हैं कि ये जो फ्रिक्शन फैक्टर है ये किस चीज का फंक्शन होगा. तो ये तो तभी क्लियर होगा जब आपको ये क्लियर है और ये क्लियर है. एक फॉर्मेट आपने देखा हुआ है. अब ये कैसे आया है डायरेक्टली ध्यान रखिए, आपको उसमें नहीं जाना है. अननेसेसरी डेरिवेशन में इन्वॉल्व नहीं होना है. मैं चाहूं तो वो भी बता दूं, लेकिन अननेसेसरी इन्वॉल्वमेंट नहीं है आपको लेना है. लेकिन इसको और इस एक्सप्रेशन को देख के एक बात की क्लियरिटी तो है कि फ्रिक्शन फैक्टर जो है दैट इज रिलेटेड टू व्हाट RE पे डिपेंड कर रहा है. और इसी को लेके रीजनिंग में कई क्वेश्चंस इन्होंने ऑलरेडी बनाए हैं, वेदर गेट वेदर ES बोथ. तो ध्यान रखिएगा फॉर्मेट, ये जरूर ध्यान रखिए, ये एक रेफरेंस के लिए दे दिया मैंने आपको. नेक्स्ट, और मान लीजिए कि अगर बच्चा केस है एंड द केस इज कनेक्टेड टू व्हाट? रफ. अब रफ के केस में जो फ्रिक्शन फैक्टर का फॉर्मूला है दैट इज व्हाट यू कैन से 1/√F 2 log base 10 D/2 KS plus 1.74. This thing I am going to make it in the block. समटाइम्स ये ऐसे भी लिख देते हैं, D/2 को क्या लिख देते हैं? R. बात तो वही है ना. तो हमने यहां पर 2 कर दिया और यहां पर D कर दिया.
रिसेंटली वॉट एवर द क्वेश्चन दे हैव फाउंड इन द गेट एग्जामिनेशन, जो क्वेश्चन उन्होंने गेट में बनाया था उन्होंने ये क्वेश्चन लिख के दी थी, और ये क्वेश्चन उन्होंने लिख के दी थी और उन्होंने बोला था एज पर द केस आप जो भी यूज करना चाहें वो यूज करें। लेकिन जिसने ये क्वेश्चन पहले नहीं देखी है उसके लिए ये नई क्वेश्चन वहां पर लिखी होगी तो पजल हो जाएगा। इसीलिए मैं आपसे बोल रहा था बहुत डेप्थ का क्वेश्चन है। इवन दैट द गुड पॉइंट ऑफ दैट क्वेश्चन वाज कि उन्होंने क्वेश्चन दी थी कि अगर आपको नहीं पता क्वेश्चन यूज कर लीजिए। समटाइम्स इन द एग्जामिनेशन एग्जामिनर बाय डिफॉल्ट मान के चलता है कि आपको ये रफ की क्वेश्चन याद है, ये बाय डिफॉल्ट वो मान के चलता है, तो ये जरूर याद रखिएगा। और इस क्वेश्चन को जब आप देखते हो, जैसे इससे आपका एक फंडा क्लियर, अच्छा एफ इज अ फंक्शन ऑफ आर ई। एक्चुअली मुझे ये क्लियर करना था आपको, ये तो एक क्वेश्चन भी याद रखिएगा। यहां से ये पता लगा अच्छा एफ, दिस एफ इज अ फंक्शन ऑफ के एस बाय डी। ये के एस बाय डी का फंक्शन है, यहां पर रायनॉल्ड्स नंबर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ध्यान दीजिए आप। और के एस बाय डी को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज के एस बाय डी रिलेटिव रफनेस। बहुत इजीली यहां से क्वेश्चन बनता है और 4 पॉइंट्स ऐसे बनाए जाएंगे कि पढ़ने पढ़ने में आप कंफ्यूज हो जाएंगे अनलेस अनटिल आपने डेप्थ तक चीजों को नहीं देखा। किसी में कहेगा कि रायनॉल्ड्स नंबर का फंक्शन है, साथ ही साथ रिलेटिव रफनेस का है, किसी में कहेगा सिर्फ रिलेटिव रफनेस का है, किसी में कहेगा कि सिर्फ रायनॉल्ड्स नंबर का है। तो व्हेनेवर यू आर गोइंग टू रीड द पॉइंट्स यू विल बी गेट कंफ्यूज्ड। तो इसीलिए मुझे एक्सप्रेशन दिखाने जरूरी हो गए कि सो दैट जिसने एक्सप्रेशन देखे हैं वो हमेशा कॉन्फिडेंस उसका बना रहेगा कि सर मैंने तो एक्सप्रेशन देखा, मुझे पता है कि किस चीज से रायनॉल्ड्स ये फ्रिक्शन फैक्टर रिलेट कर रहा है किस केस में। So my dear, this is your time. Pause your video, note down this one, do it fast. I'm Said here. Done, my dear. In this way, my dear, your this topic is now over. Turbulent flow is now over. Whatever is the part of study in your syllabus. और टर्बुलेंट फ्लो के साथ ही साथ आपका ये सब्जेक्ट भी ओवर हो रहा है। माय डियर, ये एक जर्नी थी और समय कैसे निकल जाता है ये पता भी नहीं लगता। और मोर देन 1 मंथ हम लोग साथ में थे इस जर्नी में, और समय बीतता गया और निकलता गया। आई होप यू हैव एंजॉयड द सब्जेक्ट, और वी हैव अ वेरी वेरी गुड डिस्कशन रिलेटेड टू ईच एंड एवरी टॉपिक। डेप्थ डिस्कशन यू हैव सीन विद मी कि किस टाइप से क्वेश्चंस बने हैं या किस टाइप से वो फ्रेम करेंगे। तो माय डियर, आपने बहुत कुछ पढ़ा है, उसको प्रॉपरली रिवाइज करिएगा। रिवीजन बहुत जरूरी है सब्जेक्ट में। टाइमली रिवाइज करिए, क्लास वर्कबुक को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट लीजिए। जब लास्ट में आप रिवाइज करें सब्जेक्ट को तो क्लास वर्कबुक को भी रिवीजन दें, क्योंकि सो मेनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस ऑलरेडी कंपाइल्ड इन दैट। और जब आप उसको रिवाइज करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाएंगे। आफ्टर दैट क्लास वर्कबुक के बाद ऑलवेज मैंने आपसे बोला ही था, आप अटेम्प्ट ले सकते हैं इधर उधर क्वेश्चंस के। मैक्सिमम क्वेश्चंस आप बना लेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनमें आप थोड़ा सा हर्डल फेस करेंगे। वो हर किसी के साथ होता है, और वही क्वेश्चंस आपको ग्रेजुअली इंप्रूव भी करते जाएंगे कि कहाँ थोड़ा सा हर्डल फेस करना है। बट माय डियर, आपने बहुत पढ़ा है, और अगर आपने कॉन्टिन्यूसली लेक्चर प्रॉपरली अटेंड किए हैं ऑनेस्टी के साथ, तो आप एक बहुत अच्छे लेवल पे हैं। तो उसको बना के रखना और मेंटेन करना अब ये आपका सबसे पहला काम है, और धीरे धीरे चीजें और ग्रो करती जाएंगी। सो माय डियर, बी कॉन्फिडेंट, ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड फॉर योर फ्यूचर एग्जामिनेशन। तो बहुत अच्छा समय आपके साथ निकला। मेरी तरफ से आपको एग्जामिनेशन के लिए ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छे से जाइएगा, एग्जाम देके आइएगा।
ओके गाइस।